हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनके अभी तक नहीं देखा है, क्लासेस को नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसकी हम चैप्टर शुरू हुआ है तब से बातें करते चले आ रहे हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब हम उन्हें प्रूव करेंगे कि किस तरह से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। जैसे आप क्लास 9 में प्रूव कर चुके हैं और उससे पिछली क्लासेस में अभी आपने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते थे। उसी तरह के कुछ क्राइटेरियाज अब यहाँ पर भी यूज़ होंगे सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था लेकिन सिमिलैरिटी में है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो इक्वल सेम रेशियो में होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हम कैसे उन्हें लिखते हैं ये देख लेते हैं कि आज अगर इस तरह से होता है तो उसे लिखा कैसे जाता है। मान लिया ये छोटा वाला ट्राइंगल जो ट्राइंगल ABC है और ये बड़ा ट्राइंगल है PQR है, और ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, जो एंगल A है वो एंगल P का करस्पॉन्डिंग है और इक्वल होगा, जो एंगल B है वो एंगल Q का करस्पॉन्डिंग है और इक्वल होगा, और जो एंगल C है वो एंगल R का करस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको पहले मैं बताया है ना कि ट्राइंगल को अगर आप दूसरे ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप कराते हैं तो जो एंगल या जो साइड जिसकी भी जगह में आ रहे हैं वो सब करस्पॉन्डिंग हैं। तो अगर ट्राइंगल ABC को आप ट्राइंगल PQR के ऊपर रखेंगे तो जो एंगल A है वो एंगल P के ऊपर आएगा, एंगल B एंगल Q के ऊपर आएगा और एंगल C एंगल R के ऊपर आएगा। अब देखिए ये ट्राइंगल उठकर तो इस तरह से नहीं आ सकता, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी तीसरी आंख है, देखिए तीसरी आंख सिर्फ भगवान शिव जी की ही नहीं सबकी होती है। बस अंतर ये है कि भगवान जी की दिखती है पर हमारी यहाँ पे बनी हुई फोरहेड पे दिखती नहीं है, लेकिन सबके पास तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख में हम वो देख सकते हैं जो अभी हम सामने से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लिया आप स्कूल में बैठे हुए हैं और आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे घर में क्या है, कौन सा कमरा कहाँ है, तो वो हर चीज़ ऐसा लगता है ना कि हमें सब कुछ दिख रहा है, हमें अपना घर का गेट भी दिख रहा है और उसके अंदर कैसे हम एंटर कर रहे हैं, कहाँ पर रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ हमारी स्टडी टेबल है, हम अपनी बुक्स कहाँ रखते हैं, अलमीरा कहाँ है, सब कुछ दिखता है। तो वो सब कहाँ से दिखता है, वो तीसरी आंख से दिखता है, जो हमारे मन की आंख होती है वहाँ से दिखता है। उसी आंख से आप इसको देखने की कोशिश करिए कि जब आप इस ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के ऊपर लाकर रख रहे हैं तो एंगल A एंगल P के ऊपर आ रहा है और जो AB साइड होगी वो PQ साइड के ऊपर आएगी, जो BC साइड है वो QR साइड के ऊपर आएगी और जो AC है वो PR के ऊपर आएगी। इस तरह से आप इसे रख कर देखिए, ट्राई करिए सोचने का कि जो ट्रायंगल ABC है वो इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे ऐसे आकर यहाँ रख गया। चलिए मैं इसको अंदर से बना देती हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही बन जाएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देख लीजिए जो साइड AB है वो PQ के पास आ रही है ना, एंगल A एंगल P के पास आ रहा है, जो एंगल B है वो एंगल Q के साथ में है और जो साइड BC है वो QR के साइड में है और जो एंगल C है वो एंगल R के साइड में आ रहा है और जो AC साइड है वो PR के साइड में आ रही है। अब तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे देखते हैं। तो ये जो सारी की सारी मैंने बातें बताई है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बताई। तो एंगल A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल Q एंड एंगल C इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल R। ठीक है, और उसी तरीके से जो AB साइड है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PQ एंड AC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PR एंड BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू QR। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये चीज़ वैसे मैं आपको ट्राइंगल्स का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया तब भी मैंने बता चुका है, फिर से मैंने एक बार आपको बता दिया। हो सकता है आप इस वीडियो को क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हो तो आपको मैंने फिर से बता दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को कैसे देखते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, जब सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स तो उनकी बातों मतलब जो बताया ना कि एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, उनको लिखते कैसे हैं। तो आपको पता है कि जो एंगल A है वो एंगल P का करस्पॉन्डिंग है तो ये इक्वल लिख दिया, एंगल B जो है वो एंगल Q का करस्पॉन्डिंग है और जो एंगल C है वो एंगल R का करस्पॉन्डिंग है। तो ये तो बात आ गई एंगल्स के इक्वल होने की। अब बात करते हैं साइड्स के प्रोपोर्शनल होने की। ठीक है, तो जो साइड कौन सी है AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, तो वो उसके नीचे लिख दिया। इज इक्वल टू BC साइड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपने यहाँ से भी देख सकते हैं QR के, तो ये इक्वल लिख दिया। और यहाँ पर फिर जो AC साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, PR के, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा कि जब तो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं उसे लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, उन साइड्स के जो रेशियोज होंगे वह इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी की कोई वैल्यू है, मान लिया 2 है और पी क्यू की 3 है, ठीक है, ऐसे ही फिर 2 और 3 का जो रेशियो बनेगा 2:3 बनेगा, वो हर साइड के साथ में बनेगा। चाहे नंबर्स यहाँ कुछ भी ले लीजिए, चाहे मान लीजिए यहाँ पर बी सी हो गई 4 6 हो गया, इसके बाद मान लिया कि यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप ए बी अपॉन पी क्यू निकालेंगे तो 2/3 है। इसी तरह से जो बी सी है वो है 4 अपॉन क्यू आर है 6, और इसी तरह से जो ए सी है वो है 6 और पी आर है 9। तो देखिए जब बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते तभी रेशियो निकलता है। तो 4 और 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 2 3 तो ये भी 2/3 आ गया। ऐसे ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स, तो ये भी 2/3 आ गया। तो देखिए रेशियोज जो हैं वो तीनों साइड्स के सेम आ गए। अगर तीनों साइड्स के रेशियोज इस तरह से सेम आ गए यानी कि प्रोपोर्शनल हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ट्राइंगल्स की 6 चीज़ें होती हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, वो सबके सब इस रिलेशन में होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे क्या जब भी हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा तो क्या हमें सारी 6 की 6 चीज़ें इसी तरह से प्रूव करनी पड़ेंगी, मतलब हमें तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी पड़ेंगी और तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, या कुछ कॉन्ग्रुएंसी में जैसे करते थे वैसा कुछ है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे कि 6 में से कोई भी 3 चीज़ों को इक्वल प्रूव करते थे वहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी 6 में से किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में ही बात करके हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, और उसके अलावा बाकी बचे हुए जो पार्ट्स होंगे वो CPST से सिमिलर इक्वल हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर CPCT होता था क्योंकि वहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते थे, यहाँ पर CPST होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ना, यहाँ ट्राइंगल सिमिलर है तो ST हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया अच्छे से, तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं अपने क्राइटेरियाज पर कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो बहुत सिंपल है वो ये है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अपने आप। मतलब अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए तो साइड्स अपने आप प्रोपोर्शनल होंगी ही होंगी। ये आपकी थ्योरम भी है। थ्योरम का प्रूफ हम बाद में करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि पहले सारे के सारे क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कैसे होता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हर थ्योरम को प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हो गया AAA। जो पहला क्राइटेरिया है वो है AAA, मतलब तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप बोल देंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आप लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हाँ जी, ये ध्यान रखिए सिमिलैरिटी का साइन। सिमिलैरिटी का साइन देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था, इज इक्वल टू का साइन लगाकर आप ये साइन लगाते थे। तो आपको समझ में आ गया ना, हाँ इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाते थे, क्योंकि वहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होते थे, उनका एरिया भी इक्वल होता था, सब चीज़ इक्वल होती थी, इसलिए कि इक्वल के साइन के ऊपर ये साइन लगता था। अब हम ट्राइंगल्स को सिर्फ सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए सिर्फ सिमिलैरिटी का ये साइन जो है वो लगेगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जब दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, सिमिलर बताते हैं, तो उनका जब नाम लिखते हैं कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होती है ना, उनको उसी ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे पहले का नाम लिखा है तो उसी करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में दूसरे ट्राइंगल का नाम भी लिखा जाएगा। हम कॉन्ग्रुएंसी में भी ऐसे ही लिखते थे। जैसे आपका ये ट्राइंगल ABC और ये PQR है, तो इसमें जो A है वो P का करस्पॉन्डिंग है, तो अगर यहाँ नाम लिखने में आपने पहले नंबर पे A लिखा है तो इस वाले नाम में पहले नंबर पे P ही लिखना है, क्योंकि A और P जो है वो करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से B और Q करस्पॉन्डिंग है और C और R करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए हमने इस तरह से नाम लिखा, ठीक है। तो जब भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तब भी आपको ये करना है कि नाम का ध्यान ज़रूर रखना है। ऐसा कभी कभी होगा कि आपको क्वेश्चन में भी आपको ऐसा आ जाएगा कि एक ट्राइंगल है जो दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है और उसका नाम आपको लिख के दिया है, तो वो नाम देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ किसके करस्पॉन्डिंग दी हुई है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का नाम उसी सीक्वेंस में लिखना है दोनों ट्राइंगल्स का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहला क्राइटेरिया होता है कि तीनों एंगल्स भी अगर इक्वल होंगे तो उसकी तीनों बाकी जो बची हुई साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी आपस में। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। एक दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर ट्राइंगल की तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि AAA का उल्टा।
ट्रिपल ए में क्या हो रहा है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, और ट्रिपल एस में हो रहा है कि तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल हैं। इफ 3 sides are proportional, then angles are equal। ठीक है, if 3 corresponding sides, if 3 corresponding sides are proportional, then angles are equal in triangles, in 2 triangles। 2 triangles में अगर 3 corresponding sides जो हैं वो proportional हैं, अगर इस तरह से उनके ratios जो हैं वो equal हैं, तो उनके जो बचे हुए 3 angles हैं, दोनों के corresponding angles हैं, वो भी equal हो जाएंगे। then corresponding angles are equal। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, ये हो गया ट्रिपल एस क्राइटेरिया। एक ट्रिपल ए है, एक ट्रिपल एस है। अब एक हम बात कर लेते हैं एस ए एस। एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में तो ये होता था कि 2 साइड इक्वल है और उनके बीच का एक एंगल भी इक्वल है, पर यहाँ तो साइड्स का इक्वल होने का कोई होता ही नहीं है, यहाँ तो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वो कैसे करते हैं, एक बार उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम एस ए एस की बात करें तो एस ए एस का आपको मतलब पता है, साइड एंगल साइड होता है, यानी कि 2 साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। 2 साइड कैसे, एक ये साइड और एक ये साइड हमने मान लिया। वैसे तो कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, पर हमने मान लिया कि ए बी और बी सी साइड की बात हो रही है। तो क्योंकि ए बी के प्रोपोर्शनल यहाँ पर पी क्यू है तो यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, और बी सी के प्रोपोर्शनल क्यू आर है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 2 साइड्स हो गई ए बी और बी सी, और इनके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल बी। और यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर की बात हो रही है तो इनके बीच का एंगल है क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की जो प्रोपोर्शनल पी क्यू है उसका रेशियो जो बी सी के प्रोपोर्शनल क्यू आर है उसके रेशियो के बराबर हो, और इन दोनों साइड के बीच में जो 2 एंगल्स आ रहे हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, जो 2 साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाए और उन 2 साइड्स के बीच के जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर एस ए एस हो जाएगा। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी बची हुई चीज़ें कौन सी चीज़ें बची, जो ए सी अपॉन पी आर है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। ए सी अपॉन पी आर भी इसके रेशियो में इक्वल होकर आ जाएगा। और जो बाकी बचे हुए 2 एंगल्स, एंगल ए और एंगल पी और एंगल सी और एंगल आर, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, आपकी समझ में आ गया कि आपको 3 कौन से क्राइटेरियाज हैं। एक ट्रिपल ए है जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स अगर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाकी जो बची हुई 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, वो प्रोपोर्शनल होंगी। अगर तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि तीनों के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं, तो बाकी बचे हुए जो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा है एस ए एस, यानी कि 2 ऐसी साइड्स जिनके बीच का जो एंगल है वो तो इक्वल है और उन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है, रेशियो इक्वल है और उनके बीच में जो आने वाला एंगल है वो इक्वल हो रहा है, तो भी ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि आपने क्लास 9 में तो और भी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ए एस ए भी पढ़ा था ना, कॉन्ग्रुएंसी में एंगल साइड एंगल, वो यहाँ पर नहीं होता है जी, बिल्कुल भी नहीं होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे ए एस भी था, ये ए एस करके भी था, वो भी यहाँ पर नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। इसके आगे क्या है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मतलब समझ में, मैंने अभी थ्योरम्स तो प्रूव नहीं किए हैं, थ्योरम्स में आपको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो आप बहुत ईजी है वो, चाहे तो आप खुद कोशिश करके भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास से हम थ्योरम्स प्रूव करने के बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।